गरीब की जुए वाली बेटी। क्लास में सारी बच्चियां क्लास टीचर से अपना होमवर्क चेक करा रही थी और जब क्लास टीचर सभी बच्चों के होमवर्क को चेक कर रही थी तभी वो टीचर कविता से कहती है, क्या बात है कविता, तुमने अपना होमवर्क नहीं किया है क्या? किया है मैडम जी। तो फिर तुमने अभी तक अपना होमवर्क चेक क्यों नहीं करवाया? मैं अभी लेकर आती हूँ मैडम। इतना कहकर कविता अपने होमवर्क की कॉपी लेकर क्लास टीचर के पास जाती है और उसी समय क्लास टीचर उससे कहती है, ओहो कविता, तुम्हें मेरे इतने पास अगर कॉपी देने की जरूरत नहीं है, थोड़ा दूर हटकर खड़ी हो जाओ या फिर अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारी कॉपी चेक कर दूंगी। इतना सुनकर कविता अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है और उसको पता था कि उसके साथ यही होने वाला है, क्योंकि टीचर कभी भी कविता को अपने पास खड़ा होने नहीं देती थी और क्लास के सारे बच्चे भी इसी वजह से कविता का बहुत मजाक उड़ाया करते थे। और इन सब का कारण था उसके सर में पड़े जुए, क्योंकि कविता के सर में बहुत सारी जुए थी और बाल घने होने की वजह से उसके सर पर दवाई भी ठीक से नहीं लग पाती थी और इसी वजह से उसके सर से जुए जाती ही नहीं थी और ना ही क्लास का कोई भी बच्चा कविता से दोस्ती करना चाहता था और ना ही उसके आसपास बैठना। इसलिए आज भी कविता इन सब चीजों से परेशान होकर रोते हुए अपने घर वापस आ जाती है। अजी, पता नहीं आपने कैसे स्कूल में हमारी बच्ची का दाखिला करवा दिया है। अरे वहाँ सारे बच्चे रोज इसका मजाक उड़ाते हैं, आखिर ये सब कब तक बर्दाश्त करेगी? अरे बड़ी मुश्किल से तो हमें ये स्कूल मिला है और हम गरीबों के बजट में है और वैसे भी बच्चों की आदत होती है एक दूसरे का मजाक उड़ाना। इसलिए कविता बेटा, हमें किसी की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर हम लोग ऐसे ही हर किसी के बात का बुरा मानने लगे तो जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। कविता अपने पिता की बातें सुनकर अपने आंसू पोंछ लेती है और अगले दिन फिर से तैयार होकर स्कूल चली जाती है, जहां टीचर क्लास में बच्चों से कुछ सवाल पूछती है। हाँ तो बच्चों, मुझे बताओ कि एक इंसान के शरीर में कौन सी हड्डी सबसे लंबी होती है और उस हड्डी का क्या नाम है? टीचर का सवाल सुनकर सारे बच्चे उसका जवाब सोचने लगते हैं। उसी समय लास्ट में बैठी कविता अपना सर खुजाते हुए अपना हाथ ऊपर करती है। अरे वाह कविता, तुम्हें इसका आंसर पता है? जी मैडम। अच्छा तो बताओ फिर। मैडम जी, हमारे शरीर की जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है और उसे फीमर कहते हैं। वेरी गुड कविता, यहाँ सारे बच्चे आंसर सोचते रह गए और तुमने 2 मिनट में सर खुजाते हुए जवाब भी दे दिया। वाओ, वेरी गुड। टीचर की यह बात सुनकर वहाँ बैठे सारे बच्चे कविता पर हंसने लगते हैं और यह देखकर कविता उदास हो जाती है और इसी तरह टीचर फिर से एक सवाल पूछती है। अच्छा बच्चों, तो तुम लोगों का दूसरा सवाल है कि एक स्वस्थ इंसान का दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? इतना सुनकर बच्चे फिर से जवाब सोचने लगते हैं। तभी कविता अपना सर खुजाते हुए फिर से अपना हाथ ऊपर उठाती है। क्या बात है कविता, तुम्हें फिर से इसका जवाब पता है? तो बताओ। मैडम, 60 से लेकर 100 बार तक। वेरी गुड कविता, तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज चलता है। टीचर के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर कविता बहुत खुश होती है, लेकिन उसी समय क्लास की एक बदमाश लड़की कहती है, हाँ टीचर ने बिल्कुल सही कहा, इसका दिमाग तो बहुत तेज चलता है, लेकिन इसके सर में जुए भी उतनी ही तेज चलती है। उस लड़की की बात सुनकर क्लास के बच्चे कविता का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी टीचर भी ये बात सुन लेती है और वह सभी बच्चों को डांट कर चुप करवा देती है और ऐसे ही कुछ दिनों में परीक्षा शुरू हो जाती है। लेकिन जहाँ कविता क्लास में सारे सवालों का सही जवाब देती है, वही एग्जाम में कविता क्लास में सभी बच्चों से सबसे कम नंबर लाती है और उसके नंबरों को देखकर क्लास टीचर हैरान होती है। इसलिए वह कविता को पहली बार अपने पास बुलाती है और उससे कहती है, कविता ये क्या है? तुम्हें तो सारे सवालों के जवाब आते थे ना, तो फिर तुमने ये कैसा एग्जाम दिया है जिसमें तुम्हें इतने कम मार्क्स मिले हैं? सॉरी मैडम, मैं आगे से ऐसे नंबर नहीं लाऊंगी। देखो कविता, तुम पहले रोना बंद करो और मुझे बताओ, क्या तुमने पढ़ाई नहीं की थी क्या? पढ़ाई तो बहुत की थी मैडम जी,
और मुझे पढ़ना भी बहुत पसंद है, लेकिन इन जुओं की वजह से मैं अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाती हूँ और ना ही क्लास में मुझसे कोई बात करना चाहता है। हमेशा सब मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। मैडम जी, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है ना? कविता की ये बातें सुनकर टीचर को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो कहती है, तुम चिंता मत करो कविता, सब ठीक हो जाएगा। तुम बस कल अपने माता पिता को लेकर स्कूल आ जाना। ठीक है मैडम जी। अगले दिन कविता अपने माता पिता को लेकर स्कूल जाती है, जहाँ टीचर उनसे कहती है, देखिए मैं आप दोनों को यहाँ पर कविता के बारे में कुछ बात करने के लिए बुलाई हूँ। कविता एक बहुत ही अच्छी स्टूडेंट है और वो पढ़ाई में भी काफी तेज है, लेकिन फिर भी उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है और उसके क्लास में सबसे कम नंबर आते हैं। जी मैडम जी, कविता ने बताया था हमें कि वो अपने सर के जुओं से बहुत परेशान है और इसी वजह से वो अपना पेपर भी ढंग से नहीं दे पाई थी, जबकि इसे सब कुछ याद था। देखिए, यही तो मैं भी कहना चाहती हूँ कि आप लोग कविता के सर की अच्छे से सफाई किया करिए और उसे साफ सुथरा रखिए। नहीं मैडम जी, ऐसी बात नहीं है। वो तो हमेशा अपना बाल साफ रखती है और रोज नहाती भी है, लेकिन फिर भी इसके सर से जुएं नहीं जाते और अब तो हम भी इसके इस जुएं वाली बीमारी से बहुत परेशान हो चुके हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि यह कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह तो गंदगी की वजह से या फिर किसी इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है। मैडम जी, हमने इसका इलाज करवाने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन आजकल डॉक्टरों की फीस और उसका इलाज इतना महंगा होता है कि हम जैसे गरीब लोग करवा ही नहीं सकते। अच्छा, आप लोग एक काम कीजिए, मैं आपको एक पता लिख कर देती हूँ, आप लोग जाकर उनसे मिल लीजिए, आपका काम हो जाएगा। मैडम जी, यह भी बड़े डॉक्टर होंगे ना, तो भला हम लोग इनकी फीस कैसे दे पाएंगे? फीस की चिंता आप मत कीजिए, वो डॉक्टर मेरे पति हैं, इसलिए वो आपसे इलाज के पैसे नहीं लेंगे। टीचर की ये बात सुनकर कविता के गरीब माता पिता को थोड़ी सी राहत मिलती है और वे लोग अगले ही दिन कविता को डॉक्टर राजेश के पास लेकर जाते हैं। नमस्ते डॉक्टर साहब, वो हमें मैडम जी ने भेजा है। अच्छा, आप लोग हैं कविता के माता पिता। अच्छा कविता बेटा, तुम यहाँ आओ मेरे पास, जरा देखूं तो तुम्हारे सर की क्या हालत है। इतना कहकर डॉक्टर राजेश कविता का सर अच्छे से देखते हैं और फिर कहते हैं, देखिए, ये किसी गंदगी की वजह से नहीं है, बल्कि यह एक इन्फेक्शन है, इसलिए ये आम शैम्पू या घरेलू नुस्खे से नहीं जाएगा। डॉक्टर साहब, तो इसका कोई इलाज नहीं है क्या? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग चिंता मत करिए। मैं आपको कुछ दवाइयाँ और लोशन लिख कर देता हूँ, आप इसे बाहर स्टोर से खरीद लीजिएगा और उसे मेरा नाम बता दीजिएगा, वह आपसे पैसे नहीं लेंगे। कविता के टीचर और उनके पति बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन्होंने कविता और उनके परिवार की बहुत मदद की और ऐसे ही कविता डॉक्टर की बताई हुई दवाई समय पर खाती है और उनका बताया हुआ लोशन अपने सर पर रोज लगाती है और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उसके सर के जुएं गायब हो जाता है और वो फिर से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगती है। ऐसे ही कुछ दिनों में ही फिर से एग्जाम शुरू हो जाता है और इस बार कविता ने अपना एग्जाम बहुत ही अच्छे से दिया था, इसलिए जब रिजल्ट आता है तो सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि कविता पहली बार अपनी क्लास में फर्स्ट आई थी। यह देखकर कविता के माता पिता की आंखों में आंसू आ जाता है क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी कभी इस परेशानी से बाहर निकल पाएगी और अपने सपनों को पूरा कर पाएगी। अनोखा गाउन और पर्स का जादू। बहुत समय पहले की बात है, जयपुर नगर में साक्षी और रूपाली नाम की दो सहेलियां रहती थी। साक्षी दिखने में बहुत ही सुंदर थी। उसके लंबे लंबे बाल और सोने सा चमकता गोरा रंग उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाता था। वहीं उसकी दोस्त रूपाली काली थी, लेकिन बावजूद उसके उन दोनों की दोस्ती बहुत ही पक्की थी। रूपाली को नए नए डिजाइन का लहंगा और गाउन बनाना बहुत ही पसंद था। वह हमेशा अपने और अपनी दोस्त साक्षी के लिए सुंदर सुंदर गाउन बनाया करती थी। वाह रूपाली, ये गाउन तो बहुत ही अद्भुत है, तुमने ये बहुत ही सुंदर बनाया है, जाओ इसे पहनकर दिखाओ। रूपाली गाउन पहनकर आती है और खुद को आईने में देखकर उदास हो जाती है। सच, ये गाउन बहुत ही सुंदर है,
लेकिन ये सुंदर गाउन भी मेरी बदसूरती को अपने अंदर नहीं छुपा पा रहा। मेरी बदसूरती की वजह से इस गाउन की सुंदरता छिन रही है। साक्षी, ये गाउन तुम ही पहनो, ये तुम पर बहुत ही अच्छा लगेगा। रूपाली, तुम हमेशा ये क्यों सोचती हो कि तुम सुंदर नहीं हो? रूपाली, बाहरी सुंदरता से कभी अच्छे इंसान का परिचय नहीं होता है। सुंदरता का असली मतलब तो ये होता है कि हमारी आत्मा कितनी सुंदर है। इसलिए तुम परेशान मत हो, तुम्हारी आत्मा बहुत ही खूबसूरत है। साक्षी सुंदर के साथ साथ बहुत ही समझदार थी। वह रूपाली को अपनी बहन की तरह प्यार करती थी और हमेशा उसका ख्याल रखती थी। रूपाली भी साक्षी की हर बात को माना करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अगले ही महीने साक्षी की शादी होने वाली थी और रूपाली चाहती थी कि उसकी दोस्त अपने शादी वाले दिन बहुत ही सुंदर गाउन पहने और वह साक्षी के लिए अपने हाथों से गाउन बनाना चाहती थी। वह गाउन बनाने के लिए कपड़ा लेने राज्य के सबसे पुराने और नामचीन दुकानदार के पास गई। वह उसके दुकान में कपड़ा देख ही रही थी, तभी एक पुराना अलमारी टूटकर गिर गया। रूपाली ने बड़ी ही फुर्ती से उस दुकान की मालकिन को दूर धकेल दिया, लेकिन गलती से वो वहीं फंस गई और अलमारी उसके ऊपर गिर गई। तभी एक नौजवान युवक आया और उसने अलमारी हटाकर रूपाली को बाहर निकाला। आप ठीक तो हैं? आपको चोट तो नहीं लगी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे, आपको तो बहुत चोट आई है, खून भी निकल रहा है। इतना बोलकर वो युवक जल्दी से दवाई लेकर रूपाली के जख्मों पर लगा देता है। उस लड़के के दिल में औरों के प्रति प्यार और हमदर्दी को देखकर रूपाली का दिल उस युवक पर आ जाता है और वो उसी के ख्याल में खो जाती है। रूपाली उस युवक के बारे में और भी कुछ जानना चाहती थी, उससे बातें करना चाहती थी, लेकिन वो युवक बहुत ही जल्दबाजी में होता है। अब आप अपना ध्यान रखना, मैं चलता हूँ। अगर मौका मिला तो दोबारा आपसे मुलाकात जरूर होगी। इतना बोलकर वो युवक वहाँ से चला जाता है और रूपाली उसी के ख्याल में अब भी खोई हुई थी। तभी उधर से दुकान की मालकिन आती है और रूपाली से कहती है, बेटी, मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं अम्मा, ये तो मेरा फर्ज था। बेटी, मेरे पास तुम्हें उपहार में देने के लिए एक छोटा सा तोहफा है। ये मेरा जादुई पर्स है। ये पर्स तुम्हारी मदद करेगा। इस पर्स के अंदर दुनिया के सबसे खूबसूरत कपड़ों में कढ़ाई बुनाई करने की क्षमता है। यहाँ तक कि इसके जादू से बनाए जाने वाला लहंगे और गाउन को पहनने वाला भी ज्यादा सुंदर हो जाएगा और अगर वो चाहे तो वो किसी और व्यक्ति के रूप में भी बदल सकता है। लेकिन याद रखना, इस जादुई पर्स का उपयोग करते वक्त हमेशा अच्छी चीजों के बारे में ही सोचना, वरना तुम मुश्किल में पड़ सकती हो। ठीक है अम्मा, ये तो बहुत ही सुंदर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रूपाली बात तो उस बूढ़ी महिला से कर रही थी, लेकिन बार बार उसके मन में उसी युवक की तस्वीर आ रही थी, जिस वजह से उसने उस बूढ़ी अम्मा की बातों पर ठीक से ध्यान नहीं दिया और वो उस जादुई पर्स को सिर्फ एक मामूली सा तोहफा समझकर उसे अपने साथ रख लेती है। काफी देर तक वो उस अम्मा से सिलाई की और भी चीजें सीखती है और उसके बाद एक सुंदर सा कपड़ा खरीदकर वो अपने घर लौट आती है। जब वह कपड़ा लेकर अपने घर जा रही थी, तभी गलती से वो किसी से टकरा गई और ये कोई और नहीं बल्कि वही लड़का था जिसे वो मन ही मन प्यार करने लगी थी। तुम यहाँ कैसे? तभी उधर से उसकी दोस्त साक्षी भागते हुए आती है और रूपाली को गले से लगा लेती है। रूपाली, आखिरकार तुम आ ही गई। तुम्हें पता है, मैं और मेरा मंगेतर गौरव तुम्हारे आने की खुशी में एक पार्टी कर रहे हैं। ओ, इसका मतलब ये है कि आप साक्षी की सबसे अच्छी दोस्त हो। मैं गौरव हूँ और मैं कपड़ों का व्यापार करता हूँ। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ओह अच्छा, हेलो। रूपाली को जब यह पता चला कि जिससे वो प्यार करती है
वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त साक्षी का मंगेतर है, तो उसे थोड़ा सा दुख हुआ, लेकिन वो अपना दुख वहाँ पर जाहिर नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो वहाँ से जाने लगी। मुझे माफ करना, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं इस पार्टी में नहीं आ सकती, मैं आराम करने जा रही हूँ। रूपाली, तुम्हारे बिना तो हमारी पार्टी अधूरी ही रह जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे लिए पार्टी से ज्यादा तुम्हारी सेहत जरूरी है। रूपाली, ये लो दस्ताना, ये मैंने खास तुम्हारे लिए बनवाया है। सिलाई करते करते तुमने कई बार अपने हाथों में सुई चुभोली, इसलिए अब से जब भी तुम सिलाई करोगी तब इस दस्ताने को पहनकर ही सिलाई करोगी। शुक्रिया साक्षी। इतना बोलकर रूपाली अपने कमरे में चली जाती है। नहीं, मैं साक्षी को कभी ये नहीं बता सकती कि मुझे गौरव पसंद है और मैं उससे प्यार करती हूँ, क्योंकि साक्षी सुंदर और प्रतिभाशाली दोनों है, इसलिए गौरव जैसा सुंदर और सुलझा हुआ लड़का उसे ही मिलना चाहिए। भला मुझ जैसी काली बदसूरत की किस्मत साक्षी जैसी कहाँ। वैसे मैं भी साक्षी की तरह बनना चाहती हूँ, उसकी तरह ही सुंदर। लेकिन फिर भी उसने अपना वादा निभाया और अपनी दोस्त के लिए एक सुंदर सा गाउन बनाने में जुट गई। और आखिर में शादी से एक दिन पहले उसने उस गाउन को पूरी तरह से तैयार कर दिया। रूपाली उस गाउन को पहनकर खुद को आईने में निहारते हुए कहती है, वाकई साक्षी इस गाउन को पहनकर बहुत ही सुंदर लगेगी। काश मैं इस गाउन को पहनकर अपनी दोस्त साक्षी की तरह अपने प्यार के साथ खड़ी होती। जैसे ही उसने ये कहा, उसके टेबल पर रखा जादुई पर्स चमकने लगा और एक जादू हुआ जिसने रूपाली को साक्षी के रूप में बदल दिया। ये कैसे? मैं साक्षी के रूप में कैसे बदल गई? तभी जादुई पर्स में से आवाज आई, रूपाली, तुम्हारी इच्छा थी कि तुम साक्षी के रूप में बदल जाओ, इसलिए मैंने तुम्हारी इच्छाओं को पूरा किया। लेकिन ये गाउन तुम्हारे इस रूप को ज्यादा देर तक बनाए नहीं रख सकता है। अगर तुम हमेशा के लिए साक्षी बनकर रहना चाहती हो और गौरव के प्यार को पाना चाहती हो, तो उसके लिए तुम्हें। रूपाली, कहाँ हो तुम? वो जादुई पर्स अपनी बात को पूरा कर पाता कि तभी वहाँ पर साक्षी आ जाती है। रूपाली, ये क्या? तुम तो बिल्कुल मेरी तरह दिख रही हो। तभी अचानक एक जादू हुआ और रूपाली को बिना कुछ बोलने का मौका दिए उस जादुई पर्स ने साक्षी को खुद में कैद कर लिया। ये तुमने क्या किया? तुमने साक्षी को कैद क्यों किया? मैं तो सिर्फ तुम्हें असली साक्षी बनने में तुम्हारी मदद कर रही हूँ। तुम्हें इस दुनिया की इकलौती साक्षी बनना है ताकि तुम्हें उसकी सुंदरता और गौरव का प्यार दोनों ही मिल जाए। लेकिन तभी वहाँ गौरव आ जाता है और रूपाली को साक्षी समझकर बोलता है, साक्षी, तुम यहाँ पर हो और रूपाली कहाँ है? वो उसे कुछ जरूरी काम था, इसलिए उसे जाना पड़ा। अब वो 1 हफ्ते बाद ही आएगी। ये तो बहुत ही गलत बात है। कल हमारी शादी है और तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्ती तुम्हारी शादी में नहीं रहेगी। खैर, वैसे रूपाली का सिला हुआ ये गाउन तुम पर बहुत ही अच्छा लग रहा है और तुम इस गाउन में एकदम राजकुमारी लग रही हो। अच्छा? हाँ, अब ज्यादा मत सोचो। रूपाली जहाँ पर भी होगी वो हम दोनों को खूब सारी दुआएं देगी। चलो, अपना ख्याल रखना और रात में जल्दी सो जाना। इतना बोलकर गौरव वहाँ से चला जाता है। गौरव के जाने के बाद उस जादुई पर्स की आवाज फिर से गूंजी, रूपाली, तुमने देखा ना, गौरव केवल साक्षी से प्यार करता है, इसलिए अगर तुम हमेशा के लिए साक्षी का रूप ले लेती हो तो वो तुम्हें हमेशा ही प्यार करेगा। तो इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाओ। पर इससे मेरी दोस्त को कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? तुम इसकी फिक्र मत करो। वो जादुई पर्स रूपाली को उकसाने लगती है और रूपाली भी उसकी बातों में आकर शादी वाले दिन साक्षी की जगह वो खुद साक्षी बनकर वहाँ चली जाती है। शादी से पहले गौरव साक्षी को एक पत्र देता है और वो उसे उस पत्र को सबके सामने पढ़ने के लिए बोलता है। आज मेरी शादी वाले दिन आप सबको यहाँ उपस्थित होने के लिए धन्यवाद। खास करके तुम्हें रूपाली, तुम हमेशा से ही मेरे साथ रही हो, मेरे हर सुख में, हर दुख में। भले ही मैं एक साधारण सी गरीब लड़की थी, लेकिन तुमने मुझे दुनिया की हर खुशी देने की कोशिश की। मुझे नहीं पता
मैं तुम्हारे इन सारे एहसान का बदला कैसे चुका पाऊंगी। फिर भी मैं चाहती हूँ कि हमारा साथ यूं ही हमेशा के लिए बना रहे और हमारी दोस्ती युगों युगों तक चलती रहे। उस पत्र को पढ़कर रूपाली के आंखों में आंसू आ जाता है। उसे सब याद आने लगता है कि कैसे साक्षी ने हमेशा ही उसका ख्याल रखा और उसे प्यार किया। उसने उस जादुई पर्स में कैद अपनी दोस्त को देखा। ये क्या हो रहा है? साक्षी का शरीर इस जादुई पर्स के अंदर से धीरे धीरे गायब हो रहा है। तभी पर्स में से आवाज आती है, आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब से आप ही दुनिया की इकलौती साक्षी हो और आज के बाद कोई भी इस साक्षी को याद नहीं रखेगा। और साक्षी ने कभी आपकी कोई परवाह नहीं की। अब आप ज्यादा मत सोचो। साक्षी ने सिर्फ आपको एक दर्जी की तरह यूज किया है क्योंकि आप अच्छे कपड़े सिलती हो। नहीं, ये झूठ है। साक्षी ने मुझे कभी कुछ करने को नहीं कहा। वो तो सब मैं अपनी इच्छा से किया करती थी। साक्षी ने हमेशा मेरा ख्याल रखा है, हमेशा मेरा साथ दिया है। तुम अपनी बकवास को बंद करो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं साक्षी की जगह तुम्हारी जीवन शक्ति को तुमसे खींच लूंगी, चाहे मुझे उसके लिए अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। मैं अपनी दोस्त को बचा कर रहूंगी। उसके बाद रूपाली ने गौरव को सब कुछ सच सच बता दिया और उस पर्स को फाड़ कर फेंक दिया। पर्स को फाड़ने के बाद रूपाली बच गई और साक्षी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। तभी उस पर्स के अंदर से एक परी बाहर आई और बोली, अभी जो कुछ भी आप लोगों के साथ हुआ वो सिर्फ एक परीक्षा थी ताकि इससे आप दोनों की दोस्ती और गहरी हो सके। आपके इस परीक्षा को पास कर लेने के बाद मैंने सब कुछ पहले जैसा कर दिया है। लेकिन परी जी, मेरी दोस्त साक्षी उठ क्यों नहीं रही है और उसका शरीर इतना ठंडा क्यों है? उसके पास जब उसके सच्चे प्यार की गर्माहट होगी तो वो फिर से जी उठेगी। गौरव, कृपया कर साक्षी को बचाओ, उसे होश में लाने की कोशिश करो। गौरव ने साक्षी को उठाने की बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी साक्षी नहीं उठी। तभी रूपाली उसके पास जाकर रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो मेरी दोस्त। अगर मैं इतनी स्वार्थी नहीं हुई होती तो तुम्हारी ये हालत नहीं होती। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं तुम्हें सही करने के लिए कुछ भी करूंगी। मुझे बस अपनी सच्ची दोस्त वापस चाहिए। परी जी, कृपया कर आप मेरी जान ले लीजिए लेकिन मेरी दोस्त साक्षी को ठीक कर दीजिए। तभी साक्षी के चारों ओर एक रोशनी चमकी और वह फिर से जीवित हो उठी। रूपाली, तुम्हारी सच्ची और अच्छी दोस्ती की वजह से तुम्हारी दोस्त तुम्हें वापस मिल गई है। हमेशा खुश रहना। इतना बोलकर परी वहाँ से चली जाती है और रूपाली अपनी दोस्त के पास जाकर अपनी गलती के लिए माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो मेरी दोस्त, मुझसे अनजाने में ये सब हो गया। प्लीज मुझे माफ कर दो। रूपाली, मैंने तुम्हें माफ कर दिया मेरी दोस्त। गलतियां हम सभी से होती है लेकिन उन गलतियों को सही समय पर पहचानना और उन्हें सुधारना सबसे अनमोल होता है। हम हमेशा पक्के दोस्त रहेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ फिर ऐसे ही किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।